हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक यहाँ पे मैं आपको कवर करा रहा हूँ अपने चैनल पे। यहाँ पे हमारा अतीत जो कक्षा 6 का क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे हिस्ट्री इतिहास, इसमें चैप्टर 3 आज मैं कवर कराऊंगा, जो ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करा दिया हूँ, है ना। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो पेपर है उसका एनालिसिस भी मैंने कराया है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। और एक चीज और, आप पेपर 2 का बहुत लोगों का कंसर्न होता है सीटेट में, जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन है, तो उसका भी मैंने पेपर एनालिसिस कराया है। तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें टू द पॉइंट पेपर 2 में एनसीईआरटी से ही एक एक लाइन वहां से क्वेश्चन पुटअप करता है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 3 यहाँ पे कवर करेंगे, आरंभिक नगर। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पे क्लास वाइज इवन चैप्टर वाइज और लाइन वाइज मैंने करा रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी कवर। तो आप जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, चैप्टर वाइज पेपर एनालिसिस और जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं वहाँ पे भी मैंने कवर किया है। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं गाइज। और यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 3 जो अध्याय 3 है और आरंभिक नगर, इसको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो प्लीज गाइज ऐसे ही वीडियो को लाइक देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें जिन्होंने सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको भी एसएसटी लाइक सामाजिक अध्ययन या एनसीईआरटी कवर करना है, तो ये यहाँ पे आकर के वो कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। सो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ ना चैप्टर 3 जो अध्याय 3 और आरंभिक नगर है। यहाँ पे दो फ्रेंड है, आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। पुराने भवन का जो संरक्षण है लाइक कंजर्वेशन। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। वहाँ पे खंडहर के कुछ घर दिख रहे हैं, है ना। तो उसके और एक चीज और, एक एक ने वहीं पे बोला कि इसकी वास्तुकला को देखो, है ना। तो फिर इसके बाद वहाँ पे कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी बात की। तो फिर उसके बाद उसमें बोला गया कि मंत्री जी को पत्र लिखकर, किसी ने कहा मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है ना। क्योंकि पहले के जो पुराने घर थे, तो ये दोनों सोचने लगे अपने में कि ये क्यों महिला जो है ये मंत्री को पत्र लिखने के लिए और इसके संरक्षण की बात कर रही है ना। तो आपने भी कहीं देखा होगा, मतलब बहुत पुराने घर, तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसे क्यों बनाया गया है, कि इसकी ईंट ऐसे क्यों है, इसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हड़प्पा की कहानी है, जो कि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हड़प्पा को लेकर के, धौलावीरा को लेकर के, मोहनजोदड़ो को लेकर के, स्नाना गृह को लेकर के। सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होगा गाइस, है ना। मतलब कौन सा है, टीन है, और इसमें कौन सी जैसे हड़प्पा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगा, जो कि लाइन वाइज लाइन इस सीटेट के पेपर 2 में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है गाइस। यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं इसको, है ना। लिखा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं, बिल्कुल, है ना। हम लोग पुरानी इमारतों को भी देख कर वहां से कहानियां बना लेते हैं या फिर बहुत सारी चीजें कंसीडर करते हैं, है ना। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिले। उन्होंने क्या कर रहे थे, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक में पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा इस समय कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी नष्ट हो गई, है ना। जिससे उन्होंने क्या किया, ईंटें निकालने लिया, क्योंकि वो ईंटें बहुत ज्यादा मजबूत थी, है ना। तो उनके यूज के लिए उन्होंने क्या किया, जिससे बहुत सारे जो खंडहर थे या घर थे वो समाप्त हो गए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर कह रहे उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो हड़प्पा का जो खंडहर जो वहां पे था, वो उपमहाद्वीपों में क्या था, उनमें से सबसे ये मतलब उनमें से ये एक था सबसे पुराने शहरों में से, है ना। यहाँ पे मैंने गाइज अंडरलाइन कर रखा है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो मैं स्टोरी के थ्रू बता ही रहा हूँ। तो एनसीईआरटी का ही खासियत है कि कोई भी चीज लाइक कहानी के थ्रू बताती है ना। तो आपको बार बार मतलब भूलता नहीं है ना। तो आप एक बार भी लास्ट में एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लेते हो, तो आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठें, जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे
कह रहा है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। एक चीज और यहाँ पे, एक नगर आधुनिक, यहाँ पे लिखा है ये नगर जो हड़प्पा है आधुनिक पाकिस्तान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इस सभी स्थलों को पुरातात्विकविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, है ना। जो मिट्टी के लाल बर्तन थे उस पे क्या थे, काले रंग के लाल चित्र बने थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ पाए गए थे, तो हड़प्पा में, है ना। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, ताबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी पाए गए थे यहाँ पे, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, यहाँ पे एक चीज और था कि प्राय पश्चिमी भाग छोड़ ये इन नगरों में से कई दो या दो से अधिक ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो ऊंचाई वाला भाग था उसे पुरातात्विकविदों ने क्या बोला था, नगर दुर्ग कहा था, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों में चार दीवारी की पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि वो किससे बनाई गई थी, तो चार दीवारी मतलब पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारों खूब मजबूत हो। चिनाई क्या होता है, एक मजदूर होता है ना जो कि ईंटों से क्या करता है, उससे इतना अच्छे से क्या करता है, जैसे होता है ना बाइंडिंग कर देना, है ना, मतलब बांध देना, उसे बोलते हैं चिनाई करना। मैं आपको आगे पिक्चर के थ्रू शो करूंगा गाइज। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल कह रहा है कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा गाइज कि जो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था उसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार, ग्रेट बाथ बोलते हैं। जो महान स्नानागार था वो कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये जो सरोवर था ये दोनों तरफ से वहां पे सीढ़ियां बनाई गई थी उसमें वहां पे उतरने के लिए, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये क्वेश्चन पूछता है, एक एक पॉइंट ऐसे पूछता रहता है गाइस। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए, और इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कहाँ से आता था, कुएं से आता था। ये सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज क्योंकि मेरा भी पेपर 2 था सीटेट में, है ना, और मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लियर भी किया है। सो दैट एनसीईआरटी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट आप अगर इसको पूरा देख लेते हैं कंप्लीट और अपना छोटा सा नोट बना लेते हैं तो आई थिंक आप 60 में से 55 से 57 इवन क्वेश्चन आप कर सकते हैं सीटेट में, है ना। आगे आते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि बनाए गए थे, इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। जो विशिष्ट नागरिक थे वो किसी विशेष अवसर पे ही यहाँ पे स्नान करते थे। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखिएगा आप, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। जो कालीबंगा और लोथल दो स्थान पे कहाँ मिले, अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत अन्य नगर भी हैं लेकिन कालीबंगा और लोथल में क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे। ये क्वेश्चन ना भूलिएगा आप। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। और यहाँ पे गाइज कुछ देखिए, मैं उप उप कह रहा है कि उप महाद्वीप के आरंभिक नगर जो है वो क्या है। जैसे आपका चंदहुदड़ो है, धौलावीरा है, सुरकोतदा है, मोहनजोदड़ो है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे। गाइज इसे याद कर लीजिएगा, आप राइट डाउन कर सकते हैं या नोट बना सकते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी ये न जाने कितनी बार मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, है ना। ये आप इसको मैप में देख सकते हैं। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है क्या क्या है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है ना। यहाँ पे आपको कालीबंगा दिख जाएगा, और सुदकोटदा इधर है ना। लोथल हो गया, धौलावीरा, धौलावीरा भी आप देखिएगा, है ना, इसका प्लेस। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, रावी, और ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है गाइज। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, हाँ इसको मैं कवर करा दिया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्नानागार है ना, और इस पे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये सारी से महान स्नानागार यही है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भवन, नाले और सड़कें। कह रहा है, इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में
अलग स्नानागार मतलब स्नानाघर होता था, और कुछ घरों में कुछ मतलब कुएं भी होते थे, है ना। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था, मतलब स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो महान स्नानागार है इसमें जो बात की गई है ना। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, अब देखिए मैं बोला था ना कि चिनाई क्या होता था, यहाँ पे देखिए एक मजदूर है जो ईंटों की क्या कर रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं, है ना। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों के नालियों को सड़क के नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा प्लीज गाइस, ये पूछता है घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी कार्य कुछ भी किया जाता था, कुछ भी बनाया जाता था, वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। नगरीय जीवन क्या थे, इसको हम लोग देखते हैं ना। हड़प्पा के नगरों में बड़े हलचल रहा करती थी रहती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जो नगर में उसमें बहुत ज़्यादा खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभव यहाँ ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, है ना। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमत चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर लिख देखो लिपिक क्या होता है गाइस, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पे तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच गई जो बच नहीं पाई है। जैसे जो लिपिक होते हैं मोहरों पे क्या करते थे, वो लिखते थे, और भी अन्य वस्तुओं पे भी लिखते थे। हालांकि मोहरें बची हुई थी, और जो वस्तुएं थी वो नहीं बच पाई, है ना, क्योंकि काफी दिन हो गया है। करें इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो स्त्री पुरुष यहाँ पे बात की गई भी रहते थे। तो इसको कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि वहां पे जो शिल्पकार थे बस स्त्री से बस पुरुष थे, तो आप बोलोगे नहीं दोनों थे, है ना। जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। और ये देखिए आपका जो कुआं है, इसी कुएं से पानी निकाल करके क्या किया जाता था, महान स्नानगर में भरा जाता था। ये देखिए कुछ लिखे गए हैं जो यहाँ पे जो ये पढ़ा नहीं जा सकते है ना गाइस। और ये देखिए कुछ जो खिलौने बोला गया था ना, वो खिलौने आपको दिखाई दे रहा है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला, ऊपर कुआं, ये अब मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, फिर वही चीज लिख रहा है। नगर एवं शिल्प क्या होता है ना, कह रहा है कि आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। और पुरातात्विक विदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें से अधिकतर क्या है, पत्थर है, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा किससे क्या बनाया जाता था। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। जो सबसे इसमें आकर्षक वस्तु मिली थी वो क्या थी, मनके थे, बाट और फलक थे। यहाँ पे भी लिखा है कि बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। जो बाट होता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, इसका किस कब यूज होता था, ये बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए इसका उपयोग इस बाट का किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये मैं ऊपर भी ये दिया था, मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ति है, और ये जो दाढ़ी बनाई गई है कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है ना। सब मतलब अगर 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती कहाँ होती थी, तो मेहरगढ़ में हुई। तो इसको याद रखिएगा गाइस, अब राइट डाउन भी कर सकते हैं कि कपास की खेती मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस, है ना, से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। ये फेयंस क्या होता है मैं आपको बता यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, है ना, आपको बताऊंगा। फेयंस पहले ही देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। फेयंस क्या होता है, पत्थर और शंख की प्राकृतिक
तौर पर पाए हाँ, जो फेंस और शंख है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है ना। पत्थर और शंख है वो क्या है, प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन जो फेंस है वो क्या है, कृत्रिम रूप से इन्हें तैयार किया जाता है ना। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को मतलब गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। नीले और थोड़ा सा हल्के समुद्री हरे रंग के हैं। फेंस में मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, है ना। ये सारी चीजें फेंस से बनाई जाती थी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। हाँ, विशेषता उसे जैसे आप आगे में बताया था कि जैसे वहाँ पे महान स्नानागार था, तो वहाँ पे भी कुछ विशिष्ट लोग ही स्नान करते थे किसी विशिष्ट अवसर पे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण कह रहा है विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ वही होता है ना जो किसी खास चीज को बनाने के लिए क्या खास प्रशिक्षण लेता है ना। जैसे पत्थर तराशना हो गया, मन के चमकाना, या फिर मोहरों का अ, पच्चीकारी करना, मतलब ये सारी चीजें जो है वो जो विशेषज्ञ होते थे वही किया करते थे, है ना। यहाँ पे भी दिखा है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल कर सकते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा, है ना, कि थोड़ा सा भी डाउट ना रखिएगा कि बस ये केवल काम जो ये विशेषज्ञ थे वो बस पुरुष ही थे, ये बड़े बड़े जो काम थे बस पुरुष ही करते थे, महिलाएं नहीं कर पाती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कच्चे माल की खोज में। अब देखो यहाँ पे कच्चे माल की खोज में क्या है। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है जी, लाइक पेपर 2 की सीटेट में, है ना, कि जो कच्चा माल है आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, है ना। किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को ही क्या कहा जाता है, कच्चा माल कहा जाता है। इसके बाद उसमें कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते हैं, है ना। तो आपने भी देखा होगा जो कपास है या फिर पढ़ा होगा, ठीक है, उससे कताई बुनाई करके क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, जो भी कुछ है ना। यहाँ पे लिखा हड़प्पा के लोगों ने कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा जो है, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे, है ना। सारी चीजें हड़प्पा में नहीं मिलती थी। उस समय भी लोग क्या करते थे, कुछ कीमती चीजें जैसे लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो क्या करते थे, दूर दूर से आयात करते थे उसका, है ना। फिर आगे कह रहा है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, हाँ ये देख रहा, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो तांबा है वो कहाँ से मतलब कहाँ पाया जाता था, राजस्थान में। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, प्लीज राइट डाउन गाइज, कि जो तांबा है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कांसा है ये किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो तांबा और टिन से मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कांसा का मिश्रित धातु क्या है, तो तांबा है और टिन है। का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं बार बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तांबा राजस्थान में पाया जाता था, ठीक है। कांसा और तांबा, कांसा जो है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। सोने का आयात मतलब सोना कर्नाटका में पाया जाता है, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर कह रहा है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। कह रहा है लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। कह रहे पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये क्वेश्चन पूछेगा गाइस, है ना, कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। और ये भी पूछ सकता है कि कैसे पता चलता है कि ये लोग इन सारी फसलों को उगाते थे। तो पौधों के अवशेष से पता चलता है।
जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, मतलब हड़प्पा काल के जो हल थे वो नहीं नहीं बच पाए हैं ना, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। जैसे क्या होता है, आप जब भी, जैसे इस समय कार चल रही है तो कभी खिलौने बनाया जाता है, तो कार के खिलौने बनाए जाते हैं ना। तो मान लीजिए अगर कार नहीं बच पाता है, लेकिन अगर कार के खिलौने मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है ना, ये गेस किया जा सकता है कि ये कार के खिलौने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कार रही होंगी। तो यहाँ पे भी जो हल के बर्तन बनाए गए थे, जिससे है ना खिलौने बनाए गए थे, तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं उस समय हल से जुताई होती थी खेतों की, है ना? इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती थी, है ना? हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। ये क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा के लोग कौन-कौन से जानवर पालते थे? तो लोग गाय, भैंस, भेड़ और और बकरियाँ पालते थे। कह रहा है बस्तियों के आस-पास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। जैसे मान लीजिए कहीं पे लोग रहा करते थे, ठीक है? तो वहाँ पे जब सूखा पड़ने लगता था, नदियों को पानी सूख जाता था, तो अपने मवेशियों, जो जानवर वहाँ पे रखे थे, पालतू बनाए थे, है ना? उनके चारा के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? दूर-दूर तक जाना पड़ता था, और पानी के लिए भी। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि बेर के फल को भी यूज़ करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे, हड़प्पा के लोग, ठीक है? आगे आते हैं। गाइस एक-एक लाइन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट कहानी जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कह रहा है कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे कह रहा है धौलावीरा नगर बसा था। ये ध्यान रखिएगा, धौलावीरा, हड़प्पा, ये सब जैसे ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, जो धौलावीरा है वो कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, गुजरात में। कह रहा है वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, कि हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में, जितने मैक्सिमम जो नगर थे वो क्या थे, दो भागों में विभक्त थे। वही जो धौलावीरा नगर है वो तीन भागों में क्या गया था, बांटा गया था। तो धौलावीरा पूछेगा कितने भागों में बांटा गया था, तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा गया था, है ना। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जोड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो इसका ध्यान रखिएगा गाइस, धौलावीरा का नगर तीन भागों में बटा हुआ था, है ना। नेक्स्ट एक के बाद ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं गुजरात खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा। या जो गुजरात है, कह रहा है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था, है ना। तो लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे लोथल है और ऊपर में अभी धौलावीरा के बारे में पढ़ा है, दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात में, है ना। ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो केंद्र था वो पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ये क्वेश्चन पूछता है कि भंडार गृह कहाँ पे था, तो लोथल में था। इसको ना भूलिएगा। स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में था, क्वेश्चन पूछता है। और जो भंडार गृह है वो कहाँ पे है, लोथल में है। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मुहरबंदी किसे कहते हैं, गीली मिट्टी से मिट्टी पर दबाने से बने जो छाप होते हैं वही क्या बोलते हैं उसे, हम लोग मुहरबंदी बोलते हैं, ठीक है। लोथल का बंदरगाह, जो बंदरगाह है वो कहाँ पे पाया गया था, लोथल में। ये देख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट आगे यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, है ना। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लिखा है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों में चिन्हित करने के लिए किया
किया जाता होगा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं ना, जो कोई लिफाफा या मतलब लेटर पोस्ट किया जाता था, तो लास्ट में किनारे पे क्या करते थे, उसे मतलब सील पैक कर देते थे, बंद कर देते थे, है ना, कि कोई खोले तो पता चल जाए। उसी तरह पहले के लोग मुहरबंदी करते थे किसी महत्वपूर्ण सामान जो होती थी, है ना, उसका मुहरबंदी, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले अगर बीच रास्ते में उसका थोड़ा सा भी अगर मतलब खुला हुआ दिख रहा है, इसका मतलब उस वस्तु के साथ छेड़छाड़ किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं कुछ है तो इसका मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया है, यही था संभवतः। कह रहे हैं, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था? जैसे ये बहुत लोग कयास लगाते हैं कि बाढ़ आने की वजह से हो गया, जंगलों के नाश की वजह से हो गया, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का समाप्त हो जाने के कारण से हुआ। लेकिन एज सच यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बने, है ना, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। लोग क्या करने लगे? सड़कों पे ही झुग्गी-नुमा घर बनाकर रहने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, है ना? अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकने की, है ना, पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा में, है ना, कि जैसे ईंधन की ज़रूरत पड़ी तो आग लगने की वजह से भी समाप्त हो गई। जंगलों के विनाश, वही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आग लगा तो जंगल क्या हो गए? खत्म हो गए। इसकी वजह से भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ का, है ना, कुछ इलाकों में बाढ़, क्या है ओके, अब सही है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा, है ना। जैसे आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आने की वजह से हुआ। अगर मान लीजिए बाढ़ आता है तो कुछ ही इलाकों में मतलब इलाके समाप्त होंगे, है ना, पूरा इलाका समाप्त नहीं होगा। तो ये विद्वानों का कयास लगाया जा रहा था गाइस, कि लाइक बाढ़ आने से या मवेशियों के समाप्त हो जाने से, जंगलों के विनाश की वजह से। लेकिन एक कोई पर्टिकुलर इसका रीजन नहीं रहा, जो कि सही है ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। जो आधुनिक पाकिस्तान की, जो सिंध और पंजाब की जो बस्तियां उजड़ गई हैं, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए हैं। आगे क्या है, इसके लगभग 14 साल बाद नई नगरों का विकास हुआ है। इनके बारे में जिसे हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे, है अध्याय 5 और 8 में हम लोग अच्छे से इसको मैं कवर करूंगा फिर से, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। सोना कहाँ पाया जाता था? कर्नाटका में। टीन के लिए जैसे आप इसका मैच करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी। तांबा किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है, और ये बहुमूल्य पत्थर कहाँ मिलता है? तांबा, सोना, टीन, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन, अगर आपने सच में पूरा लाइन बाई लाइन पूरी पूरी वीडियो ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। बहुत इसमें कुछ भारी भरकम नहीं। हाँ, एक चीज़ और, मेहरगढ़ में कपास की खेती, जो कि मैं पढ़ाते समय बताया, तो जो कपास की खेती है वो कहाँ पे मिली थी? तो मेहरगढ़ में। तो आई होप गाइज मैं थर्ड चैप्टर भी यहाँ पे आपको कवर करा दिया हूँ अच्छे से। तो प्लीज़ गाइज इसे अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा और एक छोटा सा नोट बनाइएगा, सो दैट एग्जाम के टाइम इतना पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक वीडियो देखें, बट थोड़ा थोड़ा कर करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया तो। एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ गाइज। जैसे यहाँ पे लिखा है, हड़प्पा जो है आधुनिक समय में इस समय ये पाकिस्तान में पाया जाता है ना। ये खंडहर जो उपमहाद्वीपों में सबसे पुराना शहरों में से एक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरा ये एक चीज और, यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे जो मकान बनाए जाते थे, यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग बोला था, ठीक है। और जो निचले भाग है उसे निचला नगर कहा गया है, ठीक है। और दोनों हिस्सों का चार दीवारी जो है वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं। हाँ, एक चीज ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को बार बार पूछता है। आगे मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था, ग्रेट बाथ, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ओके। और कालीबंगा, लोथन, अग्निकुंड कहाँ पे पाया गया था? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कालीबंगा और लोथन में पाया गया था अग्निकुंड। स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। आमतौर पर मंजिले, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, सीढ़ियाँ बनाई गई थी स्नानागार में उतरने के लिए, लिपिक थे। बहुत सारी इस फेंस क्या होता है ये ध्यान रखिए, ये कृत्रिम था, है ना। और क्या है, कच्चे माल,
किसानों में कपास, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो कैसे पता चला था, क्योंकि एक कुछ अवशेष पाए गए थे जैसे पौधों के, है ना, उसकी वजह से पता चला था कि यहाँ पे क्या है, ये सारी फसल उगाई जाती हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो कांसा होता है ये राजस्थान में, सॉरी तांबा जो है राजस्थान में पाया जाता था, तांबा। और जो कांसा होता है वो तांबे और टीन का मिश्रण होता है, सोना कर्नाटका में। ठीक है, तो ऐसे ही गाइज आई होप मैं इस थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा और सभी को समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ गाइज ऐसे ही चैप्टर को कवर करने के लिए लाइक चैप्टर वाइज लाइन और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं सारे वीडियो को और जाके प्लेलिस्ट में अगर आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर छूट चुका है, मतलब नहीं कंप्लीट है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, ये लाइक क्लास वाइज डिपेंड करती है, इवन चैप्टर वाइज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई भी चैप्टर आप स्किप करते हैं तो मुश्किल होगा कि दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ पे आए, क्योंकि एक तरह से एक कहानी टाइप बना दिया गया है सारी चीज़ों को, है ना। तो अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख पाते हैं और एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाते हैं तो आपको रिवीजन के लिए काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें जो भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर 2 एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करें सो दैट एक उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, है ना। बिकॉज इस बार का जो सीटेट की जो पेपर 2 का है ना, एसएसटी में, मतलब पेपर 2 की बात करूं तो उसमें 7 to 8% ही लोग क्वालिफाइड किए हैं। आप सोच सकते हैं कि लाइक कितना अच्छा खासा पेपर इस समय बनाया जा रहा है, जो कि कहीं क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में एनालिसिस कराया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।